तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। अपना चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब स्टूडेंट्स देखो, चैप्टर के नाम से आप लोगों के माइंड में क्या चीज क्लिक हो रही है? ऑब्वियसली जो लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था क्या था? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कितने टाइप के थे? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले चैप्टर में। अब स्टूडेंट्स देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज करेंगे, क्या? जो चैप्टर में जो स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो अपनी स्टोरी क्या है, स्टोरी को देखते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारे पीटर है। कहाँ पर है ये? न्यूजीलैंड में। और इनके अपोजिट में कौन है? माम्बा, जो कहाँ पे रहती है? तंजानिया में। अब देखो जो इन दोनों की लाइफ है, दोनों की लाइफ क्या टोटली एक दूसरे की क्या होगी? अपोजिट होगी। अब आप लोग पूछोगे मैम ऐसा क्यों? भाई इनकी जो फैमिली की भी कंडीशन एक दूसरे से अपोजिट होंगी, तभी तो इनकी लाइफ अपोजिट एक दूसरे के। अब देखो ये क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं। जो माम्बा है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो डेली क्या क्या एक्टिविटीज करती है। अब माम्बा सुबह सुबह उठने के बाद क्या करती है? सबसे पहले पीने का पानी लेके आती है, वो भी बहुत दूर जाके, क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है, वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो एक बेसिक नीड है हमारी। तो सबसे पहले उठ के वो एक पानी लेके आती है, पानी का मटका लेके आती है बहुत दूर से। देन उसके बाद आने के बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करती है, अपने ब्रदर की, अपने पापा की हेल्प करती है, जो उनके घर में जो उन्होंने भेड़ बकरियां पाल रखी है उनको चरा के लेके आती है। उसके बाद आने के बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है। यहाँ पे क्या चीज पता चल रही है कि जो माम्बा है वो अपनी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है उनमें बिजी रहती है। वही उनके जो फादर है वो जहाँ रहते हैं, अभी जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं और वहां पे एक चीज ये भी है कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं? एक झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास पक्का मकान भी नहीं है। ठीक है, तो उसके फादर जहां रह रहे हैं वहीं पे आसपास की खेती है उनके पास, उस खेती पे वो लोग क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं। पर प्रॉब्लम वहां पे ये है कि उनकी जो जमीन है वो किस टाइप की है? थोड़ी बंजर टाइप की जमीन है, जैसे पथरीली टाइप की बोलते हैं ना, उस टाइप की थोड़ी बंजर टाइप की जमीन है। तो इस वजह से क्या है, उनकी जमीन में इतना अनाज भी नहीं हो पाता कि वो अपनी पूरी जो साल भर की रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड है कि हाँ भाई एक साल में इतना अनाज उनको खाने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो इनकी लाइफ जो चल रही है वो काफी हार्ड स्टेज पे चल रही है। अब वहीं देखो जो पीटर हैं, जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, अच्छी खासी इनकी फैमिली एस्टेब्लिश हो रखी है, इनकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी है। इनके जो पापा है, इनके फादर की एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जिसमें जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की जो इक्विपमेंट्स हो गए, जो टूल्स हो गए, सब अवेलेबल है। फिर यहाँ पे इनके पापा का एक शिप यार्ड भी है, जहाँ पे वो उनसे ऊन वगैरह कलेक्ट करते हैं, अपनी ऊन वगैरह उनको सेल करते हैं। तो इस टाइप का वो लोग ट्रेड करते हैं। तो उनका जो शिपयार्ड जो बना हुआ है, जिस जमीन पे बना, वो जमीन किस टाइप की है? बहुत हरी भरी वहां पे घास है, एक जो फर्टाइल लैंड हम बोल सकते हैं, तो वो उस टाइप की लैंड है। अब उसके पापा जो पीटर है, उसके पापा जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उनके पास इनफ अमाउंट में उनका अनाज वो लोग ग्रो कर लेते हैं कि जो अपनी उनकी पूरी साल भर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो इजीली फुलफिल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखो, पीटर जो है वो स्कूल भी जाते हैं, तो वही देखो दोनों बच्चों को, एक जो पीटर है उनको अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, बट जो माम्बा है वो हर दिन डेली अब क्या करती है? अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है। अब इनकी जो ये लाइफ है ये इतनी हार्ड क्यों है? ये इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो फैक्टर्स हैं, वो है कि जो इनको रिसोर्सेस है, इनको प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हो गई हमारी स्टोरी। अब देखते हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमारे किस यूज के होते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जो फर्स्ट रिसोर्स है हमारा, जो रिसोर्सेस में इंक्लूड करते हैं, वो है लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस एक नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, अभी देखो जो लैंड है वो 30%, जो टोटल एरिया है उसका 30% जो हिस्सा है, कितना? 30% हिस्सा। 30% हिस्सा किसका है? लैंड का हिस्सा है। उस लैंड के पार्ट में भी काफी हिस्सा ऐसा इंक्लूड है कि जो कि हैबिटेबल नहीं है। अब आप पूछोगे मैम ये हैबिटेबल का मतलब क्या होता है? सुनो बच्चों, हैबिटेबल का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग सरवाइव इजीली नहीं कर सकते, जहां पे इजीली पेड़ पौधे, जैसे डेंस फॉरेस्ट हो गए, हम एक ह्यूमन लाइफ की वहां पे क्या है? सर्वाइवल नहीं है। तो काफी हिस्से ऐसे लैंड पे जहां पे इजीली वहां पे एक ह्यूमन लाइफ वहां पे सर्वाइव नहीं हो सकती। तो काफी एरिया, जैसे डेजर्ट का एरिया होगा जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं लैंड पे, जो 30% लैंड के पार्ट में जहां पे हैबिटेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है लैंड, उसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? भाई लैंड का कहीं ना कहीं तो यूज करते होंगे हम। देखो स्टूडेंट, जो लैंड का यूज करते हैं हम, एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में करते हैं, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज में, माइनिंग में,
बिल्डिंग हाउस में, रोड्स में एंड इंडस्ट्रीज को बनाने में करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं जो हमें हमारे पेपर में आएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है कि यूज ऑफ लैंड लिखो, लैंड के क्या क्या यूजेस है वो लिखो। तो आप लोगों को ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड इंडस्ट्री वगैरह को बनाने में हम लैंड का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट देखो, जो यूज करते हैं हम लैंड का, उसके यूजेबल के पीछे कि इस ये वाली जो एक पर्टिकुलर लैंड है ये यूज करने लायक है भी या नहीं है, इस चीज को डिसाइड कौन करेगा? कुछ फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स? कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं। आप देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताएंगे, हाँ भाई यहाँ पे अगर आपको कॉटन कल्टीवेट करनी है, कॉटन उगाना है, आपको यहाँ पे कॉटन की खेती करनी है, तो उसके लिए ये फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स में हम बोल सकते हैं दो जो कि बाई नेचर होते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूमन बींग्स हैं उनका कोई भी उनका मॉडिफिकेशन नहीं होता, एक तरीके से ऐसे मान लो। तो ऐसे कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं? देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो लैंड की जो सतह है, ऊपर का सरफेस है, वो किस टाइप का है। जैसे अगर हिली एरिया हो गया, पहाड़ी टाइप में, माउंटेन टाइप में हो गया, तो ऐसे एरिया पे क्या चीजें मिल सकती हैं? जो मेडिसिन में यूज होने वाले प्लांट्स होते हैं वो मिल सकते हैं, या फिर डेजर्ट एरिया हो गया तो वहां पे मिनरल्स मिल सकते हैं, राइट। या फिर किसी प्लेन एरिया हो गया तो प्लेन एरिया पे हम लोग क्या एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो फिजिकल फैक्टर है वो हो गया टोपोग्राफी। अभी नेक्स्ट है सॉइल, कि जो पर्टिकुलर लैंड हम यूज करते हैं वहां की सॉइल कैसी है, फर्टाइल सॉइल है या अनफर्टाइल है या ब्लैक सॉइल है। तो ये सब होते हैं सॉइल के पार्ट। जैसे मुझे ये पता है भाई कि मेरे को कॉटन का कल्टीवेशन करना है, बट कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ये वाला जो फिजिकल फैक्टर ये तो पता होना चाहिए कि जहां पे ब्लैक सॉइल होगी कॉटन वहीं पे अच्छे से ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। अभी कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा हाई है, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा लो है, तो एक जैसे हम लोगों को खेती करनी है तो कोई पर्टिकुलर कोई फसल है, एक फसल है उसको ज्यादा हॉट क्लाइमेट पसंद है, उसके वो उसी में अच्छे से ग्रो कर सकती है, राइट। तो क्या करेंगे हम, जहां पे हॉट क्लाइमेट है हम उस फसल को वहीं पे ग्रो कर सकते हैं, वहीं पे कल्टीवेट कर सकते हैं उसको। अगर हम जहां पे ठंडा रीजन है या फिर ठंडा क्लाइमेट है उस जगह पे वो फसल ग्रो नहीं होगी। तो ये क्लाइमेट हो गया, हमारी टोपोग्राफी हो गई, सॉइल हो गया। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वहां पे मिनरल्स कितने हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वाटर है या नहीं है, कहीं डेजर्ट एरिया तो नहीं है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमको लैंड को किस काम के लिए यूज करना है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है लैंड, उसको किस काम में हमें यूज करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हो गया ह्यूमन फैक्टर्स, हमने फिजिकल फैक्टर्स देख लिए। अब देखते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, एक तो पॉपुलेशन आएगी एंड हमारा नेक्स्ट क्या होगा उसमें, टेक्नोलॉजी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी लैंड ऐसी है जो कि यूजेबल नहीं है, मतलब जैसे बंजर पड़ी है कोई जमीन, राइट, उस पर खेती भी नहीं हो सकती। तो खेती नहीं हो सकती तो हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, वहां पे घर बना सकते हैं, उसको रहने लायक तो बना सकते हैं, राइट। अब देखो दूसरा एग्जांपल ये देख लेते हैं, सपोज वही जमीन है, उसके ऊपर अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी है अवेलेबल है उसका यूज करके, लेटेस्ट टूल्स का इस्तेमाल करके उस पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली फर्टिलाइजर्स का यूज करके उस पर खेती लायक उसको बना सकते हैं। तो ये हो गए ह्यूमन फैक्टर्स जिनकी हेल्प से हम लैंड का यूज कर सकते हैं या फिर लैंड को यूजेबल बना सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो लैंड है, लैंड को क्लासीफाई किया गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो बोलते हैं प्राइवेट लैंड, ठीक है, एक हो गई हमारी प्राइवेट लैंड। नेक्स्ट हो गई हमारी कम्युनिटी लैंड, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब देखो प्राइवेट लैंड क्या होती है, सपोज एक मान लो कि मैंने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा है, तो उसमें मालिकाना हक किसका होगा, मेरा अपना होगा। वही एक जमीन है जो एक पूरे ग्रुप ने मिलकर ली हुई है, तो क्या उसमें मेरे अकेले का मालिकाना हक होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। बस यही डिफरेंस देखना है, किसी पर्टिकुलर इंसान का एक जमीन के ऊपर जो हक होता है उसको, उस लैंड को बोलते हैं प्राइवेट लैंड, राइट। और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो क्या, या तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हो जाएगी, एक समुदाय ने मिलकर कुछ जमीन ले ली कॉमन यूज के लिए, राइट, या तो फिर सबके लिए है कोई जमीन, जैसे कोई कम्युनिटी हॉल होते हैं, तो इस टाइप की जो लैंड होती है वो कम्युनिटी लैंड में आती है। अब यहाँ देखो कम्युनिटी लैंड को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। अब यहाँ देखो अभी इसमें देखो क्या पीपल्स के जो डिमांड है। अभी देखो लैंड के बारे में ना एक चीज है, जो हमारी लैंड है, जो लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लिमिटेड है हमारे पास,
और जो हमारी डिमांड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड, मतलब डेली बढ़ती जाती है। सोचते हैं भाई घर भी बना लें, घर के लिए भी जमीन चाहिए, बिजनेस स्टार्ट कर लें, बिजनेस के लिए इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, या फिर और कुछ ले, तो मतलब जो हमारी लिमिट्स हैं वो हमारी बढ़ती जाती है। कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर जमीन का टुकड़ा लेंगे हम थोड़ा सा और उसके बारे में सोच लेंगे बहुत ज्यादा। तो वही चीज बोली गई कि जो लैंड है, लैंड जो हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है, बट जो उसका यूज है वो अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड में देखो क्या क्या सोचा जाता है कि हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लें, या फिर एग्रीकल्चर लैंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज की जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसका यूज करने लग जाते हैं धीरे धीरे उसको अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे क्या, खेती की जो जमीन है वो भी तो धीरे धीरे कम हो रही है ना, वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, पार्क बन जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी। अभी देखो ये नेचर है, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको बिना फालतू में ओवर यूज करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो जो है प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगी। अब ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन, देन लैंडस्लाइड्स, सोइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। मतलब कहीं कहीं पे डेजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी लैंड धीरे धीरे। सोइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। सोइल इरोजन इन द सेंस मतलब अगर हम ज्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहां से तो पेड़ तो काटे जाएंगे। अब ये तो है नहीं पेड़ों के ऊपर बिल्डिंग बना दी, तो ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां के जो पेड़ है वो तो काटेंगे। तो इसका नुकसान क्या होता है, देखो पेड़ क्या करते हैं, जो हमारी सोइल है उसको जकड़ के रखते हैं। पेड़ों की जड़ें जो होती है सोइल को अच्छे से कंट्रोल करके रखती है, उसको पकड़ के रखती है, ताकि जो वाटर का फ्लो होगा, जब पानी बह के आएगा, बारिश का पानी आएगा, तो उसके बहाव से जो मिट्टी है वो बह के ना जाए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिट्टी जो एक नेचुरल रिसोर्स है उसको बनने में काफी अरबों सालों लग जाते हैं, तो वो भी एक लिमिट अमाउंट में धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, फिर उसका जो स्टॉक है वो खत्म होता जाएगा। अब नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ये जो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज हैं इनका कंजर्वेशन करना, इनको बचाना क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई रिसोर्सेज को सेव करो, क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई तो रीजन होगा, कोई तो फैक्टर्स होंगे इसके लिए भी। स्टूडेंट्स देखो, जो लास्ट चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सोचो सोचो माइंड में। हाँ देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हमें इस तरीके से यूज करना है कि उसका एक तो उसका ओवर यूज ना हो, एक उसको इस तरीके से यूज करो कि भाई जो आने वाले फ्यूचर वाले जनरेशन है उनको उसकी कमी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी यही बोला गया है कि जो कंजर्वेशन और लैंड रिसोर्सेज है, जो लैंड के रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना, उनको बचाना क्यों जरूरी है। देखो फर्स्ट हो गया हमारा एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में क्या होगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाओ और एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे होगा, वही चीज फिर घूम फिर के आ गई कि जो सोइल इरोजन होता है, जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो क्या करती हैं, जमीन से जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। और अगर पानी के बहाव तेज होगा तो जो मिट्टी है, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ काट देंगे, तो वो मिट्टी क्या बह के चली जाएगी, तो वो वेस्ट ही तो हो रहा है ना। जो सोइल हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वो वेस्ट ही हो रहा है इस चीज में। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। अगर आप लोग पेड़ कट भी करते हो किसी वजह से, तो एक पेड़ कट करते हो तो उसके बदले में 5, 6 या 10 पेड़ एक्स्ट्रा लगा दो। नेक्स्ट है लैंड रिक्लेमेशन। अभी लैंड को रिक्लेम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और लैंड रिक्लेम करने का मतलब क्या हुआ। देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वो तो लिमिटेड है, बट काफी लैंड का हिस्सा ऐसा है जिसको हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बंजर पड़ी हुई जमीन है, अगर उसके ऊपर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो उसको हम एग्रीकल्चर लायक तो बना सकते हैं, तो वो बढ़ गई ना हमारी लैंड जो ऑलरेडी जितनी अवेलेबल थी हमारे पास। अगर हमने बंजर जमीन को भी यूजेबल बना लिया तो वो हमारे पास ऐड ही हो रही है ना, जो ऑलरेडी रिसोर्स है उसमें। तो इसलिए बोला गया कि जो लैंड को क्या करो, रिक्लेम करो। नाउ नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस पॉइंट्स में देखो क्या बोला गया कि आजकल की जो खेती हो रही है ना, पहले क्या करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, बट अब जो फार्मिंग हो रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो क्या बोला गया कि इन चीजों का लिमिट में यूज करो, ताकि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या ना हो, खराब ना हो। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। अब इसका मतलब क्या, ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है, मान लो लैंड का कोई पर्टिकुलर हिस्सा है, अगर उस पूरी लैंड को हम ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देते हैं तो उस पूरी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, खराब होगी। क्या करना है कि जो लैंड का कुछ हिस्सा है, सपोज एक पर्टिकुलर पूरी लैंड है, उस लैंड में से कुछ हिस्सा ग्रेजिंग के लिए छोड़ दो, और चेक करते रहो इस चीज को, कहीं वो जो लैंड है वो ओवर ग्रेजिंग के लिए तो यूज नहीं हो रही, कहीं उसका ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज क्या करते रहना है, चेक करते रहना है।
नाउ जो सोइल है, अब पढ़ते हैं जो सोइल हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में। स्टूडेंट जो सोइल है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सोइल के बारे में देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जितना भी चैप्टर जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।